टॉपिक है मानव में अनुवांशिक विकार। ठीक है, ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि गुणसूत्रों के कारण होता है, या तो कमी के कारण होगा या तो अधिकता के कारण होगा। उत्परिवर्तन वाला टॉपिक अलग है ना, ये है आपका क्या, अनुवांशिक विकार का, जेनेटिक डिसऑर्डर का। ठीक है, अब देखो हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। जैसे कि एक होता है तुम्हारा ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। ठीक है, ऐसा करके तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, ये जो रहता है 44 गुणसूत्र जिसको हम लोग 2A करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र। और मान लो ये जो है, यदि XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो अनुवांशिक विकार 2 प्रकार से मैं बता रहा हूँ, एक तो या तो दैहिक गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके कारण, लिंग गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता के कारण किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। लैकडाउन डाउन नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उन्होंने इसके बारे में खोजा था और वो ये बोला कि जो अधिक उम्र की जो माताएं रहती हैं उसके बच्चे में पाया जाएगा ये क्या, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि ऐसी फीमेल जो कि गर्भधारण अधिक एज में करती है। क्लियर है ना, यानी कि ऐसा मैक्सिमम तो 35 साल से 40 साल के एज में या 30 साल के बाद गर्भधारण कर रही है, या ऐसा हो रहा है कि हाँ 38 साल 39 साल 40 साल के एज में प्रेग्नेंट हो रही है, तो उनका जो बच्चा होगा उनमें पाया जाएगा क्या, डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम वाले रोगी में, ठीक है ना, इस सिंड्रोम वाले रोगी में टोटल कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 47। कितना गुणसूत्र पाया जाएगा, 47। असल में क्या होता है, 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र, 21वां। देखो टोटल कितना जोड़ा गुणसूत्र है, 23। ठीक है, 23 में 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक जो जोड़ा है वो XY या XX होता है। तो 21वां नंबर का जो जोड़ा रहेगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, उसमें क्या हो जाता है, एक का वृद्धि। क्या हो जाएगा, एक का वृद्धि। तो नॉर्मल 46 गुणसूत्र है, एक वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र। कितना हो जाता है, 47। क्लियर है ना, तो 47 गुणसूत्र पाया जाता है जी 46 की जगह। ठीक है ना, क्योंकि 21वां जोड़ा में 2 के स्थान पर कितना गुणसूत्र आ जाता है, 3। कितना आ जाता है, 3। क्लियर है। अच्छा, 21वां गुणसूत्र में ऐसा क्या होता है कि हाँ वो 2 से कितना हो जाता है, 3। तो याद रखना, अंड जनन के दौरान पृथक नहीं हो पाता, इस कारण अंडाणु में, ठीक है ना, 23 के स्थान पर कितना गुणसूत्र आ जाएगा, 24। 23 के स्थान पर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, और संतति में कितना गुणसूत्र आ जाता है, 47। अब क्या क्या लक्षण होता है जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। सबसे पहले उसका हाइट क्या रहेगा, छोटा रहेगा, चेहरा गोल रहेगा और ये ललाट है वो क्या रहता है, चौड़ा। क्लियर है ना, मुख जो रहता है वो अधिकतर क्या रहता है, खुला रहता है। ठीक है, जीभ जो रहता है अधिकतर टाइम में क्या निकला रहता है, बाहर निकला रहता है। अंगुली कैसे होता है, छोटा। हथेली कैसे होता है, चौड़ा और भद्दा। अच्छा, बुद्धि रहेगा बिल्कुल मंद तुम्हारी तरह। ठीक है, मंद बुद्धि। कैसे होते हैं, मंद बुद्धि। अच्छा, ये स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं ना। ठीक है, अच्छा, और ये जो डाउन सिंड्रोम वाला जो पीड़ित बच्चा है उसको हम लोग मंगोलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म। तो ये हो गया आपका कहानी किसका, डाउन सिंड्रोम का। 21वां जोड़ी गुणसूत्र में अधिकता होता है, किसमें, 21वां जोड़ी। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, छोटा कद मंगोलिज्म भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, स्टेराइल होता है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड द्वारा किया गया था, इस कारण एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी अधिक उम्र की जो माता रहेगा उसके लड़का में पाया जाएगा। ठीक है, इस लक्षण के बच्चे में भी 47 गुणसूत्र पाया जाता है। 18वां जो गुणसूत्र रहता है, ठीक है ना, 18वां जो नंबर का गुणसूत्र है, इसमें 21वां नंबर और इसमें 18वां, उसमें 2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 3। यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा, क्या क्या इसका लक्षण रहेगा जिसको एडवर्ड सिंड्रोम रहेगा, शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम रहेगा, यानी हाइट कम रहेगा। बच्चा 1 वर्ष के पहले ही मर जाएगा ना, याद रखना, 1 साल से ज्यादा उसका जिंदगी नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, जबड़ा क्या रहेगा, छोटा, और कान क्या रहेगा, थोड़ा सा असामान्य। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये अपने हाथ की उंगलियों को हमेशा हथेली में क्या रहेंगे, दबाए रहेंगे, ऐसा इस टाइप वाला। ठीक है ना, यहां तक समझ आया। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, इस संलक्षण की व्याख्या पटाऊ नामक वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहला किया गया था। जो उसका नाम है ना, उसी के आधार पर सिंड्रोम का क्या है, नाम है। वाह रे मंद मंद मुस्कान वालों। ठीक है, चलो ध्यान दो, तुम लोगों का पटाऊ सिंड्रोम सब समझ रहा हूं मैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तिलक का है पटाऊ सिंड्रोम, कैसे तिलक, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखो, 13वां गुणसूत्र में क्या हो जाए, यदि ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो, 13वें गुणसूत्र में यदि क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाए, यदि अधिकता हो जाए, मतलब इसमें भी 46 की जगह कितना, 47 गुणसूत्र, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पटाऊ सिंड्रोम। ऐसे शिशु की आंखें, मस्तिष्क, मुंह तथा क्या होता है, मुंह,
क्या होता है, असामान्य होता है। इस संलक्षण से प्रभावित जो बच्चा रहता है मानसिक रूप से क्या रहता है, अल्पबुद्धि का रहेगा। यह शिशु हृदय में खराबी वाला होता है। इसकी जीवन अवधि कितना होता है, 4 माह। ओनली कितना होगा, 4 माह। अच्छा, क्राई डू कैट सिंड्रोम पढ़ाया था मैं अभी, ठीक है। क्या बोला था, 5वें गुणसूत्र का जो क्रोमेटिड का कुछ भाग है, कुछ हिस्सा है, वो 15वें गुणसूत्र में चला जाता है। किस में चला जाएगा, 15वें। 5वां गुणसूत्र का कुछ हिस्सा है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, 15वें में। तो ठीक है, मानसिक स्तर इस बच्चे का क्या होगा, कम, बिल्ली की आवाज जैसा क्या करेगा, रोएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। क्या होता है, फिलाडेल्फिया, बिल्ली मत बनो, ठीक है ना, ठीक है। चलो ध्यान दो, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। यह सिंड्रोम 22वें व 9वें गुणसूत्र के बीच गुणसूत्रीय खंड के स्थानांतरण के कारण होता है। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, बच्चे को ब्लड कैंसर हो जाएगा, उसके असामयिक क्या हो जाती है, मृत्यु। तुमको मेनली याद रखना है कौन कौन सा सिंड्रोम। सबसे पहले जो पढ़े हैं, डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाउ सिंड्रोम, 21वां गुणसूत्र, 18वां गुणसूत्र, 13वां गुणसूत्र। क्राइडू कैट है कौन सा, 5वां, ठीक है, उसको बस याद रखना। ये फिलाडेल्फिया सिंड्रोम उतना ज्यादा आता नहीं है। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया सिंड्रोम कौन सा वाला, दैहिक गुणसूत्र में। अब बात करते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कौन कौन सा, XX और XY। क्लियर ना, मादा और कौन सा, नर, ठीक है। अब मान लो इसमें अधिकता हुआ या कमी हुआ, तो उसके कारण क्या क्या सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब क्या बोला हूं, लक्षणों का समूह, ठीक है ना, यानी कि उस रोग में बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। उन सभी लक्षणों को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंड्रोम या संलक्षण, क्या बोलते हैं, संलक्षण। तो सबसे पहले ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण होता है, उसको क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकृति। सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नॉर्मली कोई एक नर रहता है, ध्यान से समझना, कोई नर रहता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, 44 + XY, ऐसा कहानी रहता है। क्या होता है, 44 + XY, यानी एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र। लेकिन ये जो मनुष्य रहेगा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, 44 + XXY हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, मतलब एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। क्लियर है। तो इसमें बार बॉडी क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। बताया था बार बॉडी का कॉन्सेप्ट, जितना X क्रोमोसोम रहता है माइनस करना है 1। 2 X क्रोमोसोम है तो माइनस कर दो 1, तो 2 - 1 तो कितना, बार बॉडी 1। तो इसमें किसके जैसा करेक्टर आने लग जाएगा, फीमेल जैसा। है तो नर, लेकिन एक X गुणसूत्र की अधिकता हो गया, इस कारण इसमें करेक्टर कौन सा आ जाएगा, फीमेल का। इसी बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, HF क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है ना। 47 गुणसूत्र होता है। यह नर मादा जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या करता है, धारण करता है, ठीक है ना। क्रोमोसोमल फॉर्मूला जो रहता है, 44 ऑटोसोम है, 44 क्या है, ऑटोसोम + XXY, ऐसा रहेगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले नर में क्या था, एक बार बॉडी उपस्थित होता है। अभी बताया क्या क्या लक्षण है। इसमें वृषण जो रहेगा छोटा पाया जाएगा और क्या रहेगा, स्टेराइल रहेगा। क्या रहेगा, ये स्टेराइल रहेगा, यानी बंध्य रहेगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसमें मादा के समान स्तन का विकास होता है, जिसको हम लोग गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। कल ही बताया था मैं, गायनेकोमैस्टिया। क्लियर ना, क्या बोलते हैं इसको, गायनेकोमैस्टिया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इसके शरीर तथा चेहरे पर बहुत कम बाल पाए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद देखो, इनके हाथ अपेक्षाकृत लंबे तथा शरीर कैसे होगा जी, ठिगना, यानी थोड़ा सा कम हाइट का रहेगा। क्लियर है। इसकी हड्डियां कमजोर होती है, वह मस्तिष्क का विकास उतना अच्छा से नहीं हुआ रहता। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित पुरुष है, ठीक है ना, उसमें FSH का स्तर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है ना। देखो FSH हार्मोन का स्तर क्या होगा, उच्च, क्योंकि फीमेल वाला कैरेक्टर है, और एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्तर क्या होगा, निम्न। क्लियर है ना। अच्छा, याद रखना, इस रोग से ग्रसित जो नर रहेगा उसको सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा ब्रेस्ट कैंसर का। किसका, ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन ग्रंथि का कैंसर, और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस का। किसका, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छेद छेद पोर हो जाता है, ऐसा वाला मैं बताया था ना, एस्ट्रोजन कैल्शियम का कमी होता है तब होता है करके। यहां तक समझ आया। तो ये हो गया कौन सा सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम पढ़ रहे हैं हम लोग, टर्नर। HS टर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह भी लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड है। ये फीमेल को होगा ना, किसको होता है, फीमेल को। ध्यान से समझना, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो 44 + XX है। मान लो इसमें से एक ठो निकल जाए, क्लियर है कि नहीं, या किसमें से निकल जाए, एक यहाँ पास से एक X गुणसूत्र निकल जाए, तो 44 + क्या हो जाएगा, X, कुछ नहीं है मतलब O। ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं। तो टोटल कितना गुणसूत्र है, मात्र 45। कितना गुणसूत्र है, 45। यहां तक समझ आया। तो इस टाइप से होता है।
ठीक है, 45 गुणसूत्र होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, और फीमेल में हो रहा है, किसमें हो रहा है, फीमेल में। क्लियर है ना, यह विकार केवल मादा में होता है, 44 प्लस XO होता है ना, क्लियर है। लक्षण क्या क्या है, स्त्री की गर्दन जाल युक्त होती है तथा यह बैंड होती है, तथा लंबाई क्या होता है, कम, ऐसा गला ऐसा दबा हुआ रहेगा, और गला जो रहता है ना इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से रहेगा। नॉर्मली गला थोड़ा सा हल्का सा ऐसा रहता है, ये कुछ ज़्यादा ही ऐसा बैंड टाइप से रहेगा। देखना टर्नर सिंड्रोम का तुम लोग डायग्राम, क्लियर है। नेक द बैंड बोलते हैं। उसके बाद इसमें अल्प विकसित अंडाशय तथा गर्भाशय होगा, एक एक्स क्रोमोसोम है नहीं, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये भी बंधे होते हैं ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें स्तन अल्प विकसित तथा छाती क्या होता है, चौड़ा होता है। ओव्यूलेशन तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी होता नहीं है, क्लियर है। टर्नर सिंड्रोम वाली मादा में, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा में बार बॉडी अनुपस्थित होता है। बार बॉडी क्या होगा, अनुपस्थित। मैं क्या बोलूँ, जितना एक्स क्रोमोसोम का संख्या रहता है उसमें से कितना करना है, -1। यहाँ पास एक ही ठोक है ना, 1 - 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। बार बॉडी क्या होता है इसमें, अनुपस्थित। इसमें FSH के स्तर उच्च तथा एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या रहती है, कमी। नेक्स्ट है क्रिमिनल सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम। याद रखना, TH हाउचका नामक वैज्ञानिक ने इसके खोज किया था, क्लियर है। वो क्या बोला कि वाय गुणसूत्र का मान लो क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, किसका, वाय गुणसूत्र का। जैसे नॉर्मली क्या होता है, 44 ऑटोसोम है प्लस XY है, कोई नर है, मान लो वाय गुणसूत्र का अधिकता हो गया, X का होता था क्लाइनफेल्टर, मान लो किसका अधिकता हो जाए, वाय गुणसूत्र का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिमिनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, इसमें क्या होगा, नर हार्मोन का उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे पुरुष का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, अधिक, लेकिन मस्तिष्क का क्या रहेगा, कम विकसित। और इसमें आक्रमणशीलता अधिक रहता है, मतलब तुरंत एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा वाला, क्लियर है ना। आक्रमणशीलता क्या होता है, अधिक, और ये आपराधिक प्रकृति के होते हैं, इसी कारण इसको बोलते हैं क्या, क्रिमिनल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बताया है तुम्हारा। नेक्स्ट है सुपर फीमेल। ऐसी महिलाएं जिसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या 2 से क्या होती है, अधिक। क्या होती है, अधिक। नॉर्मली क्या होता है, 44 ऑटोसोम प्लस XX, ऐसा होता है ना। तो मान लो ऐसा हो जाए, 44 ऑटोसोम है प्लस XX, ऐसा, और एक्स क्रोमोसोम की संख्या क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, क्लियर ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर फीमेल। लैंगिक लक्षण असमान होंगे, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। क्या होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग। यहां तक समझ आया, ठीक है भाई। तो आप लोग कितने प्रकार का विकार देख डाले, 2 प्रकार का। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो कायिक गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण हो। कायिक गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, कायिक गुणसूत्र मतलब XX और XY को छोड़कर, ठीक है ना, जो 22 जोड़ी है उसमें मान लो कोई उत्परिवर्तन आ गया, तो उसके कारण ऐसा कौन कौन सा और बीमारी हो सकता है। सबसे पहले बीमारी हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में तुम लोगों को कई बार बता चुका हूं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, SCA ऐसे। RBC का आकार क्या हो जाता है, हंसिया आकार, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो उसके कारण सीवियर पेन होता है, ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आदमी बेहोश हो जाता है, बार बार ब्लड का क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है, ऐसा कहानी रहता है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है, सबसे पहला रीजन तो ये जानना जरूरी है, सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है। सबसे पहले जानो, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव मतलब अप्रभावी लक्षण है ना, ठीक है। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। क्रोमोसोम नंबर जो 11 रहता है उसमें एक जीन होता है HBB, ठीक है ना, ध्यान से समझो। नॉर्मली ऐसा डायग्राम से ही समझते हैं, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा 2 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, जोड़ी है, क्रोमोसोम नंबर 11 है। यहाँ पास एक जीन है, उस जीन का नाम है कैपिटल HBB, ऐसा जीन है, ठीक है ना। ये HBB जीन है, वो बीटा सब यूनिट बनाता है। क्या बनाता है, बीटा सब यूनिट, क्लियर है ना। ये क्या बनाता है, बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट जब बनता है तो क्या होता है, जो RBC रहता है ना, RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक होता है हीम Fe, और उसको ऐसा बीटा सब यूनिट क्या कर रहता है, घेरा रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जब कोई नॉर्मल RBC रहता है, ध्यान से समझना, कोई नॉर्मल RBC है तो उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम नंबर में HBB जीन रहता है, वो HBB जीन जो रहता है बीटा सब यूनिट का निर्माण करता है। बीटा सब यूनिट हीमोग्लोबिन का बीटा चेन का क्या करता है, निर्माण करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है HbA, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को शो कर रहा हूँ मैं, किसमें क्या बोल रहा हूँ, HbA है करके बोल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, ये जो HBB जीन रहता है, मान लो इसमें कोई कारण से क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो गया।
क्या हो गया, म्यूटेशन। जैसे म्यूटेशन होगा तो बीटा सब यूनिट बन पाएगा क्या, नहीं। ध्यान से देखो, ये जो एफी रहता है ना, इसमें 2 ठोक अल्फा चेन रहता है और 2 ठोक क्या रहता है, बीटा चेन रहता है। तो बीटा चेन का कहानी बता रहा हूं मैं। बीटा चेन को कौन बनाता है, 11वां नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है ना। तब उसके कारण क्या है, नॉर्मल है हमारा क्या, आरबीसी, आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी। मान लो बीटा चेन नहीं बना, ठीक है, इस एचबीबी जीन में क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो बीटा चेन नहीं बन पाएगा। तो ये जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो कहानी है ना, देखो अल्फा चेन बस रहेगा, बीटा चेन रहेगा क्या, नहीं। तो आरबीसी में इस तरीके से यहाँ पास व्यवस्थित हो जाएगा क्या, तुम्हारा हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, आरबीसी में व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। और आरबीसी के शेप को कैसे कर देगा, हंसिया के जैसा, कैसे कर देगा, हंसियाकार। यहां तक समझ आया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्या उत्परिवर्तन होता है, ध्यान दो। सामान्य जो हीमोग्लोबिन रहता है ना, उसमें एमआरएनए में जीएजी रहता है, क्या रहता है, जीएजी। कोटान जो रहता है उसका नाम है क्या, जीएजी। क्लियर है ना। ये क्या करता है, ध्यान से समझना, यहां पास ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एमिनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। किसको, ग्लूटामिक एमिनो एसिड को। जीएजी जो रहेगा ग्लूटामिक एसिड को लाएगा, ठीक है ना। और इसके कारण हमारा क्या बनता है, बीटा चेन बनता है, क्या बनता है, बीटा चेन। लेकिन जब उसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा, जीएजी में ए की जगह क्या आ जाता है, यू आ जाता है, क्या आ जाता है, यू, जी यू जी हो जाता है। जी यू जी के कारण यहाँ पास ग्लूटामिक एसिड के कारण कौन सा आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वैलिन। और वो कौन सा शेप हो जाता है, हंसियाकार, क्या हो जाता है, हंसियाकार। समझ आया कि नहीं, ठीक है। ग्लूटामिक जीएजी की जगह क्या हो जाता है, जी यू जी, वैलिन आ जाता है, कौन आ जाता है, वैलिन। और आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, हंसियाकार। अब हंसियाकार हो जाएगा, ये मान लो तुम्हारा रक्त वाहिनी है, तो रक्त वाहिनी में ऐसा, यानी कि क्या बार क्या होता है, हंसियाकार है तो वो क्या कर देगा, ऐसा क्लम्पिंग कर देगा। यहाँ पास जहाँ पास क्लम्पिंग करेगा वहाँ पास स्ट्रोक आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। क्या क्या लक्षण हो सकता है, देखो आरबीसी सिकल सेप हो जाता है। आरबीसी के सिकल सेप हो जाने के कारण यह रक्त वाहिनी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, दर्द होगा, स्ट्रोक आने का चांसेस रहेगा, हार्ट अटैक आने का भी क्या रहता है, चांसेस रहता है, क्योंकि ब्लड फ्लो रोक सकता है ना वो। मान लो हार्ट को सप्लाई करता है जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, और वहीं पास ऐसा ब्लॉकेज आ जाए तो इसके कारण ये भी तो हो सकता है ना, चांसेस। क्लियर है। तो ये कहानी रहता है, याद रखना। सिकल सेल जो आरबीसी रहता है ना, उसका जीवन चक्र रहता है मात्र 20 दिन, और नॉर्मल का 120 दिन। क्लियर है, नॉर्मल का कितना रहता है, 120 दिन, ये 20 दिन में ही खत्म हो जाता है। अब ध्यान से देखो, एक कहानी बोल रहा है, यदि दोनों जनक सामान्य हैं, ठीक है, और उनमें एससीडी ट्रेट उपस्थित है, तो उनकी संततियों का प्रतिशत बताइए जिसमें से क्या हो, वाहक हो। क्लियर है, ऐसा वाला कहानी है HBB। चलो ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हारे माता नहीं है, छोड़ देते हैं यार, ठीक है। वैसे सिकल सेल एनीमिया का कहानी क्लियर है कि नहीं। क्रोमोसोम नंबर 11 HBB जीन रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, GAG की जगह क्या हो जाता है, GUG, तो ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्लियर है। 6वां नंबर में ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। तो आरबीसी का शेप गोलाकार ना होकर ठीक क्या हो जाएगा, हंसियाकार। क्लियर है, उभयावतल ना होकर हंसियाकार हो जाता है, और उसके कारण ये लक्षण आता है। नेक्स्ट रोग है तुम्हारा थैलीसीमिया। कौन सा रोग है, थैलीसीमिया। देखो उसमें हीमोग्लोबिन जो रहता था बीटा चेन बनाता ही नहीं था, यानी कि हीमोग्लोबिन का कहानी एकदम से खत्म कर देता था वो। क्लियर है ना। लेकिन इस वाले में क्या होगा, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है आरबीसी में, उसमें बनता ही नहीं था, इसमें क्या हो जाएगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो डायग्राम से पूरा समझ आ जाएगा। देखो हमारे शरीर में जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में एक आयरन है, उसको 2 ठोक अल्फा सब यूनिट और 2 ठोक बीटा सब यूनिट ये घेरे हुए हैं। बीटा को कौन बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 11 अभी बताया था। अल्फा को कौन बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 16। कितना, क्रोमोसोम नंबर 16। क्लियर है। अब मान लो ये जो जीन है HBB जीन अभी बताया था मैं, ये किसका निर्माण करता है, बीटा सब यूनिट का। किसका करता है, क्लियर है ना। और बीटा सब यूनिट बनाने वाले लक्षण जो है केवल एक लोकस पर है ना, एक लोकस पर कितना है, 2। क्लियर है ना। और यहाँ पास देखो अल्फा चैन बनाने वाला कितना ठोका है, 4 ठोका है। कितना ठोका है, 4। क्लियर है। तो ये इतना सारा अल्फा सब यूनिट बनाएगा, और ये सब मिलाकर के अल्फा और बीटा मिलाकर के क्या बनाते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी चीज को ये बताया है। देखो क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 11 में उपस्थित HBB जीन बीटा सब यूनिट का निर्माण करता है, तथा क्रोमोसोम नंबर 16 में उपस्थित HBA1 तथा HBA2 जीन अल्फा सब यूनिट का निर्माण करता है। बीटा सब यूनिट के निर्माण में एक जीन लोकस के 2 एलील तथा अल्फा सब यूनिट के निर्माण में 2 जीन लोकस के 4 एलील।
2 जीन लोकस के कितना एलील 4 और इसमें कितना 2 एलील, भाग लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, अल्फा तथा बीटा सब यूनिट के निर्माण में भाग लेने वाले जीन में मान लो क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, उत्परिवर्तन। मतलब ये जो बना रहे हैं ना ये वाला जीन, इसमें क्या आ जाए, थोड़ा उत्परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए, उत्परिवर्तन। तो उसके कारण अल्फा थैलेसीमिया होगा। मान लो अल्फा वाले में चेंजेस आ गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया। और मान लो बीटा वाले में आ जाएगा तो बीटा थैलेसीमिया। कितने प्रकार का होता है थैलेसीमिया, 2 प्रकार का। क्लियर है। जैसे कि ध्यान देना, HBB जीन है, ठीक है, दोनों में क्या आ जाएगा, उत्परिवर्तन आ गया। तो इसमें बन पाएगा क्या, बीटा चैन, नहीं, बीटा चैन नहीं बन पाएगा। तो ध्यान से देखो, हीमोग्लोबिन का अच्छा सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। वैसे ही ध्यान से देखना, HBA जीन है, HBA1 जीन है, HBA2 जीन है। क्लियर है ना। इसमें मान लो क्या आ गया, म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इसमें भी कम मात्रा में क्या बनेगा, अल्फा चैन। क्या बनेगा, अल्फा चैन। मतलब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों एक साथ गायब नहीं हो रहे हैं भाई। यदि अल्फा चैन गायब हुआ, ठीक है ना, तो बीटा रहेगा, और बीटा चैन गायब हुआ तो अल्फा रहेगा। और हल्का अमाउंट में तो हीमोग्लोबिन उपस्थित रहेगा ही रहेगा। मतलब इस वाले में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कमी होता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, थैलीसीमिया, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। आता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखना। लक्षण क्या है, O2 का सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या हो गया है, कम। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर जाता है ना, HbO2 बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, दूसरा देखो, इसके कारण बेचैनी होता है, नौजिया होता है, थकान आ सकता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। और नेक्स्ट सबसे लास्ट रोग है एल्केप्टोनूरिया। क्या, एल्केप्टोनूरिया। ठीक है, एल्केप्टोनूरिया में क्या होता है, जैसे ही कोई मनुष्य यूरिनेशन करता है तो उसका मूत्र जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। अभी बताया था काला रंग का हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम का कमी रहता है, होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या, होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज या ऑक्सीडेज एंजाइम का कमी हो जाता है। ऑक्सीडेज एंजाइम जो रहता है होमोजेनेटिसिटिक एसिड को मिलेलिक एसिड में चेंज करता है। क्लियर है। तो जब ऑक्सीडेज एंजाइम का कमी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम का कमी हो जाएगा तो शरीर में क्या होता है, होमोजेनेटिक एसिड का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका मात्रा बढ़ जाएगा, होमोजेनेटिक एसिड का। क्लियर है। तो ये रोग है क्या, एल्केप्टोनूरिया। सबसे ज्यादा एमपी रोग है PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके बारे में बता चुका हूं मैं, क्या पढ़ा रहे थे जब, बहु प्रभाविता। तो इस तरीका से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो बोलो मेंडल बाबा की जय।